सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि नोट बनाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन करना। रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आपकी चीज़ें उतना ही ज़्यादा क्लियर आउट रहेगी। तो चलिए गाइस, आपका जो है आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर सेट स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा आरपीएफ का जो सेट चलेगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। आज के आरपीएफ का जो सेट चलेगा वो सेट 2 चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज के सेशन को, पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुंभलगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए कुंभलगढ़ का किला जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी राजस्थान में। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में आपका कुंभलगढ़ का किला स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें कुंभलगढ़ के किले का, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसके निर्माण के बारे में पूछा जाता है कि इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ का किला जो है गाइस, देखिएगा महाराणा कुंभ ने जो है गाइस, देखिएगा इसका निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस, तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो है ये महाराणा कुंभा ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और कुंभलगढ़ का किला जो है ये इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, क्योंकि याद रखिएगा कुंभलगढ़ का किला जो है गाइस, देखिएगा महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है सबसे बड़ा किला भी माना जाता है दुनिया का, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसे जो है गाइस, याद रखिएगा पूछा जाता है सबसे इम्पोर्टेंट, इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ठीक है। तो इससे ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें गाइस कि कुंभलगढ़ के किला को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2013 में जो है कुंभलगढ़ के किला को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका जो है राजस्थान में। उसके बाद अगर अब हम बात करेंगे गाइस, जो कि अब हम बात करेंगे किले की दीवार के बारे में। तो कुंभलगढ़ के किले की दीवार की जो है लंबाई और चौड़ाई पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है किले की दीवार के बारे में, ठीक है। तो किले की दीवार के बारे में जो है ये क्या पूछा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। किले की दीवार के बारे में आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कि इस किले की दीवार की जो है ये आपको बताना है कि ये कितना लंबाई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लंबाई की बात करते गए, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा कोमलगढ़ के किले की जो लंबाई है ये कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई जो है ये आपको ध्यान रखना है कितनी है, तो ये याद रखिएगा 36 किलोमीटर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कितना इसकी लंबाई है, 36 किलोमीटर जो है ये कोमलगढ़ के किले की दीवार की लंबाई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौड़ाई की, तो चौड़ाई भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कोमलगढ़ के किले की चौड़ाई जो है, इसकी दीवार की चौड़ाई जो है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 21 फीट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 21 फीट जो है गाइस, देखिएगा इसकी जो है दीवार की चौड़ाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया कुंभलगढ़ किला से। अब अगर हम बात करें दिल्ली, दिल्ली में जो है ये आपको ध्यान रखना कौन सा किला है, इससे आपको ध्यान रखना है दिल्ली में जो है आपका लाल किला है। ये आपको ध्यान रखना है दिल्ली में जो है ये आपका कौन सा किला है, इससे आप सभी को पता है कि दिल्ली में जो है लाल किला। अगर हम बात करें कि इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देती हूँ। याद रखिएगा इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा शाहजहां ने, जो कि मुगल काल के बादशाह थे गाइस, ये जहांगीर के बेटे थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो शाहजहां ने जो है गाइस, याद रखिएगा शाहजहां ने जो है गाइस, याद रखिएगा इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में जो है एक कौन सा किला है गाइस, तो याद रखिएगा पनहाला का किला। पनहाला का किला जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पनहाला का किला जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पनहाला का किला जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, कांगड़ा का किला, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये पन्हाला का किला जो है ये आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि पन्हाला का किला जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पन्हाला का किला जो है ये आपके महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस हिमाचल प्रदेश, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में आपको कौन सा किला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में जो है ये आपके कांगड़ा का किला। तो अगर हम बात करें कि कांगड़ा का किला जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कांगड़ा का किला जो है गाइस, ये देखिएगा कांगड़ा का किला जो है गाइस, ये देखिएगा ये आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ से जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा कुंभलगढ़ का किला पूछा जाता है किसी यूनेस्को में कब शामिल किया गया और किस राज्य में है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी दीवार की लंबाई और चौड़ाई भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है। यानी कि किसका प्रयोग है जो कि कोई भी सामान को आपको प्रिजर्व करना है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोडियम बेंजोइट, ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम बेंजोइट का जो उपयोग किया जाता है खाद्य परीक्षक के रूप में, यानी कि किसी भी चीज को आपको प्रिजर्व करके रखना है तो गाइस उसमें जो है किसका उपयोग किया जाएगा, सोडियम बेंजोइट का किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सोडियम बेंजोइट का जो है सबसे पहले फॉर्मूला पूछा जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला जो होता है ये क्या होता है इससे आपको ध्यान रखना है, C7H5, ठीक है, C7H5। उसके बाद होता है NaO2, ठीक है। इसका जो है ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। C7H5NaO2। उसके बाद अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये जितना भी फॉर्मूला लिखा रही हूँ याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है जो कि होता है गाइस CaCO3 जो है, इसका जो है फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, CaCO3 जो है इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड का जो है ये कौन सा फॉर्मूला होता है इससे आपको ध्यान रखना है, CaO जो है ये कहीं से देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। उसके बाद अगर हम बात करें guys, तो सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक है guys, याद रखिएगा NaCl, ठीक है। NaCl जो है इसका जो है फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आधार इकाई है। तो आपको बताना है कि आधार इकाई कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी पास्कल, या ऑप्शन डी मोल। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इकाई जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक जो है वो कौन सा आधार होता है गाइस, याद रखिएगा। एक जो है इकाई की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है आपका कौन सा इकाई होता है, एक आपको याद रखना है, एक होता है आपका जो कि होता है आधार इकाई, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। एक जो होता है ये आपका कौन सा होता है, एक होता है जो कि आपका होता है आधार इकाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक जो है आपका आधार इकाई होता है और दूसरा जो है ये आपको कौन सा इकाई होता है, तो दूसरा जो होता है ये आपका व्युत्पन्न इकाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा इकाई होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो होता है ये आपका व्युत्पन्न इकाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। याद रखिएगा दूसरा जो है ये आपका कौन सा होता है गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा जो होता है ये आपका व्युत्पन्न इकाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें से आपसे क्या पूछ रहा है कि आधार इकाई कौन सा है, तो मोल जो है ये आपका आधार इकाई। अब हम बात करेंगे कि आपका जो है आधार इकाई कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा आधार इकाई की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आधार इकाई जो है ये कितने प्रकार के होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आधार इकाई जो है गाइस याद रखिएगा ये 7 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आधार इकाई जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आधार इकाई 7 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन सा है गाइस आपका आधार इकाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूछा जाएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 7 प्रकार की, तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस, याद रखिएगा जो कि है पहला। अगर हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो हो गया ये आपका मीटर हो गया, ठीक है। पहला जो है ये आपका मीटर हो गया। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा को कौन सा हो गया गाइस, तो दूसरा याद रखिएगा दूसरा जो हो गया ये आपका किलोग्राम हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा जो है ये आपका किलोग्राम हो गया। उसके बाद अगर हम तीसरा बात करें, तीसरा जो है ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। ये जो है तीसरा जो है आपका कौन सा हो गया गाइस, 7 प्रकार जो है उन्हीं के बारे में बता रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपका सेकंड हो गया। चौथा अगर हम बात करें तो कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा चौथा जो है ये आपका एम्पियर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है ये आपका एम्पियर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम पांचवा बात करें, पांचवा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो पांचवा जो है ये आपका केल्विन हो गया। पांचवा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो है ये आपका केल्विन हो गया। उसके बाद अगर हम छठा की बात करें, छठा जो है ये आपको कौन हो गया गाइस, तो केल्विन हो गया। उसके बाद जो है छठा आपको याद रखना एक मोल हो गया, जो कि आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ है। और सातवां आपका हो गया
कौन सा हो गया गाइस? तो याद रखिएगा 7वां जो है ये आपका कैंडेला हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। 7वां जो है ये आपका कैंडेला हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो है आपको इसका प्रतीक भी याद रखना है, जो कि मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है किलोग्राम को जो है हम किससे डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो कि हम केजी से डिनोट करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो कि हमको एस से डिनोट करते हैं, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें केल्विन, केल्विन को जो है के से करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें मोल को जो है ये किससे करते हैं गाइस, तो याद रखिएगा मोल जो है ये आपका MOL जो है इससे डिनोट करते हैं। और कैंडेला को जो है गाइस याद रखिएगा CD से इसे डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो टोटल जो है 7 प्रकार के आपके आधार इकाई होती है, जो कि मैं ये सातों प्रकार लिखा चुके हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी ओडिसी, या ऑप्शन डी कथक। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पंडित बिरजू महाराज जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा कथक से संबंधित है। अगर हम बात करें गाइस कथक जो है ये आपका कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कथक जो है ये शास्त्रीय नृत्य आपका किस राज्य का है, तो याद रखिएगा ये जो है आपके उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें पंडित बिरजू महाराज से, तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो कि आपको याद रखना है कि इनके जो पिता थे या फिर इनके जो चाचा थे वो सारे कथक से संबंधित है। तो अगर हम बात करें जो है कि आपको याद रखना है अच्छन महाराज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि अच्छन महाराज का संबंध जो है ये आपको ध्यान रखना है। अच्छन महाराज का संबंध जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से, तो ये आपको ध्यान रखना है ये कथक से। और याद रखिएगा अच्छन महाराज जो है ये आपको ध्यान रखना है ये है पिता है बिरजू महाराज के पिता थे, ये आपको ध्यान रखना है। बिरजू महाराज के कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बिरजू महाराज के पिता थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पिता सही से लिख लीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आप ध्यान रखिएगा अच्छन महाराज का संबंध कथक से है, लेकिन ये बिरजू महाराज के पिता थे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अच्छन महाराज हो गए। उसके बाद जो है दो नाम आपको और याद रखना है, जो कि पहला नाम आपको याद रखना है गाइस, आपको याद रखना है जो कि है शंभू महाराज, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो नाम है ये आपका कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा शंभू महाराज, याद रखिएगा शंभू महाराज जो है ये कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है शंभू महाराज जो है याद रखिएगा ये चाचा थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है चाचा थे जिनका संबंध जो है कथक से था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो है ये आपके कौन हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है लच्छू महाराज, ठीक है। दूसरा जो है ये आपको कौन सा नाम याद रखना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा दूसरा जो है लच्छू महाराज, ये भी आपके जो है गाइस याद रखिएगा चाचा थे, ये भी आपको ध्यान रखना है पंडित बिरजू महाराज के। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो है कुछ संगीत पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, तो जो कि आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो है आपके जो है पंडित बिरजू महाराज जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके जो है किस घराने से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो है लखनऊ घराने से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कि किस घराने से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पंडित बिरजू महाराज जो है ये लखनऊ घराने से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो याद रखिएगा इन्हें जो है आपको याद रखना है कि इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसमें पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज को जो है गाइस याद रखिएगा पद्म विभूषण जो है कब मिला गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से जो है ये कब सम्मानित किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कि दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1986 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1986 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है इन्हें संगीत नाटक, तो गाइस यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो अब हम बात करते हैं गाइस कि इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये कब मिला है। तो ये जितने भी पुरस्कार मैं लिखा रही हूँ गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये कब मिला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 1900 जो है 70 जो है 1964 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये कब मिलेगा, इसलिए याद रखिएगा 1964 में, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 1964 में इन्हें मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
इन्हें कालिदास सम्मान भी मिला हुआ है गाइस। तो अगर हम बात करते हैं कि पंडित बिरजू महाराज को जो गाइस याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि इन्हें जो है कालिदास सम्मान जो है कब मिला है, तो ये 3 जो सम्मान है ये आप याद रखिएगा, जिसमें अगर हम बात करें संगीत नाटक अकादमी हो गया, पद्म विभूषण हो गया, उसके बाद याद रखिएगा कालिदास सम्मान। तो गाइस याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज को कालिदास सम्मान जो है 1987 में मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। 1987 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपके ओडिशा का, ये आपको ध्यान रखना है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपके कहाँ का है, ओडिशा का है, ये आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम जो है ये आपके किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा ये आपके तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें कुचिपुड़ी जो है ये आपके किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी जो है ये आपके आंध्र प्रदेश का, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी जो है ये आपके कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके आंध्र प्रदेश का, ये आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी जो है ये आपके किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपके आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से खैरा रोग किस फसल में होता है। तो आपको बताना है कि खैरा रोग जो है गाइस, ये आपको बताना है कि खैरा रोग जो है ये किस फसल में होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धान की फसल में, ऑप्शन बी सरसों की फसल में, ऑप्शन सी गेहूं की फसल में, या ऑप्शन डी गन्ना की फसल में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। खैरा रोग जो है ये किस फसल में होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, धान की फसल में होता है। और याद रखिएगा खैरा रोग जो है ये किसकी कमी की वजह से होता है गाइस, तो ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा खैरा रोग जो होता है धान में होता है, और ये किसकी कमी से, तो याद रखिएगा खैरा रोग जो है ये जिंक की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी कमी से होता है गाइस, तो याद रखिएगा खैरा रोग जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जिंक की कमी से होता है खैरा रोग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सरसों, सरसों में जो है ये कौन सा होता है गाइस, याद रखिएगा कौन सा रोग होता है, तो सफेद रतुआ रोग जो है ये किसमें होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम सरसों की बात करें तो ये आप लिख लीजिएगा गाइस, अगर हम बात करें सरसों में कौन सा रोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है सफेद रतुआ रोग, ठीक है। ये पूछा जाता है कि सफेद रतुआ रोग जो है ये किसमें होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि सफेद रतुआ रोग, ये आपको ध्यान रखना है, ये किसमें होता है, सरसों में होता है। अगर हम बात करें सफेद रतुआ रोग जो है ये किसकी कमी से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सफेद रतुआ रोग जो है गैस, याद रखिएगा ये सल्फर की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी कमी से होता है गैस, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये होता है सल्फर की कमी से जो है गैस, याद रखिएगा सफेद रतुआ रोग जो है ये सल्फर की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैस गेहूं, गेहूं में जो है ये कौन सा रोग होता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है, गेहूं में जो है ये आपका पीला रतुआ रोग होता है, ठीक है। सफेद रतुआ रोग जो है ये सरसों में होता है। अगर हम बात करें कि पीला रतुआ रोग जो है ये किसमें होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीला पीला रतुआ रोग जो है ये किसमें होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है गेहूं में होता है। और याद रखिएगा पीला रतुआ रोग जो है ये किसकी कमी से होता है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पीला रतुआ रोग जो है गाइस जो गेहूं में होता है, जो कि नाइट्रोजन की कमी से, ठीक है। तो ये होता है सल्फर की कमी से। और याद रखिएगा ये जो है ये किसकी कमी से होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो होता है ये नाइट्रोजन की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गन्ना, गन्ना में जो है ये कौन सा रोग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है लाल सड़न रोग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है गन्ना में जो है ये कौन सा रोग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है लाल सड़न रोग जो है ये किसमें होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है लाल सड़न रोग जो है ये गन्ना में होता है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें इसमें जो है ये किसकी कमी से होता है गाइस, ये भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है ये आयरन की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना। ये किसकी कमी से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना, ये जो होता है ये आयरन की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आयरन की कमी से जो है ये रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा जो है ये सरसों गेहूं और गन्ना हो गया। इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट और मैं एक दो बता देती हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है गाइस अब हम बात करेंगे गाइस मूंगफली, मूंगफली की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में जो है ये कौन सा रोग होता है गाइस, पहले मैं फसल लिखूंगी फिर रोग लिखूंगी और फिर उसकी कमी की वजह से। मूंगफली, मूंगफली में जो है ये कौन सा रोग होता है गाइस, तो याद रखिएगा मूंगफली में जो है ये सफेद सड़न रोग होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है
लाल सड़न रोग जो है ये गन्ने में होता है, और अगर हम बात करें सफेद सड़न रोग जो है ये किसमें होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सफेद सड़न रोग जो है गाइस, ये देखिएगा ये मूंगफली में होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ देखिएगा सफेद सड़न रोग होता है, और ये जो है मूंगफली में किसकी वजह से होता है, तो यहाँ देखिएगा ये जो होता है ये मैग्नीशियम की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी कमी से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपके मैग्नीशियम की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसकी कमी से होता है गाइस, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये हो गया मूंगफली के बारे में। उसके बाद जो है एक और याद रखिएगा, जो कि आलू पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आलू की अगर हम बात करें, इसमें कौन सा रोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आलू में जो है ये कौन सा रोग होता है, तो कर्ण कुंचन रोग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कर्ण कुंचन रोग जो है ये किसमें होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पर्ण-कुंचन रोग जो है ये किसमें होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पर्ण-कुंचन रोग जो है गाइस, याद रखिएगा ये जो है आपके आलू में होता है, ये आपको ध्यान रखना। और किसकी कमी से होता है, तो याद रखिएगा आलू में जो रोग होता है ये कैल्शियम की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना। ये किसकी कमी से होता है, तो याद रखिएगा ये जो है आपके कैल्शियम की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो आपको बताना है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो आपके ऑप्शन है 1767 से 1769 ईस्वी तक। ऑप्शन डी 1780 से 84 तक। ऑप्शन सी 1719 से लेकर 1792 ईस्वी तक। ये ऑप्शन डी 1767 से 1766 ईस्वी तक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक जो है ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें 1780 से लेकर 1784 तक, इसमें आपको याद रखना है ये जो है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और अगर हम बात करें 1790 से लेकर 1792 तक, ये आपको ध्यान रखना है ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये तीसरा हुआ था। ये जो है पहला हुआ था, और ये दूसरा, और ये तीसरा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर अब हम बात करते हैं कि ये जो है ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये आपको ध्यान रखना है ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। याद रखिएगा मद्रास की संधि के साथ जो है गाइस, याद रखिएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है ये जो हुआ था ये मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि पूछा जाता है तो ये इसमें से आपसे कोई भी पूछ सकता है कि युद्ध कब हुआ था या फिर किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था ये मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिएगा दूसरा जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो मंगलौर की संधि के साथ जो है ये समाप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक, ये जो हुआ था ये किस संधि के साथ, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था ये आपको ध्यान रखना है ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये किस संधि के साथ हुआ था, तो याद रखिएगा ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ जो है ये समाप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ जो है याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ जो है ये आपको ध्यान रखना है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ जो है ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये समाप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मद्रास की संधि जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये देखिएगा मद्रास की संधि जब युद्ध समाप्त हुआ यानी कि 1769 में, मंगलौर की संधि 1784 में, तभी युद्ध समाप्त हुआ, तो ये संधि के साथ ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम 1792 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जब युद्ध समाप्त हुआ तभी ये संधि हुई, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी संधि के साथ जो है ये युद्ध समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, तो आपके ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी पर्वतीय मिट्टी, या ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। काली मिट्टी जो है गाइस देखिएगा कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है।
उसके बाद बात करते हैं गाइस कि ये जो है कितनी ज्यादा भारत की भूमि पर जो है इसका विस्तार है काली मिट्टी का। तो याद रखिएगा 15% जो भूमि पर जो है गाइस ये देखिएगा 15% जो है गाइस ये देखिएगा 15% भूमि पर जो है गाइस ये देखिएगा इसका विस्तार है। याद रखिएगा 15% भूमि पर जो है गाइस ये देखिएगा 15% भूमि पर जो है गाइस ये देखिएगा काली मिट्टी का विस्तार है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इस काली मिट्टी को जो है ये कौन सी मिट्टी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम काली मिट्टी की बात करेंगे इस तो याद रखिएगा इसे जो है कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है कौन सी मिट्टी कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसे जो है कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसे जो है कैसे याद रखिएगा रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है और काली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसे जो है कैसे याद रखिएगा इसे जो है रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर बात फसल के बारे में कि गाइस इस पे जो है कौन कौन सी फसल के लिए जो है ये मिट्टी जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त है गाइस। तो अगर हम फसल की बात करें गाइस तो इसमें जो है आपको याद रखना है। सबसे पहले याद रखिएगा इसमें जो है कपास के लिए जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी होती है, आपको ध्यान रखना है। तो कपास हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा ज्वार हो गया। ज्वार के लिए भी ये सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्वार हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा तंबाकू हो गया। तंबाकू की खेती के लिए भी ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो याद रखिएगा तंबाकू हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं guys, कि ये जो है सबसे ज्यादा जो है ये किस राज्य में जो है ये पाई जाती है, तो अगर हम राज्य की अगर हम बात करें guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम राज्य की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जो है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जो है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा आप गुजरात ले लीजिए, गुजरात में जो है ये पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो गुजरात हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये आपको ध्यान रखना। गुजरात हो गया। उसके अलावा जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है मध्य प्रदेश हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो आपके ऑप्शन है अमिताभ घोष, ऑप्शन बी अरविंद अडिगा, ऑप्शन सी रोहिंटन मिस्त्री, या ऑप्शन डी शशि थरूर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अमिताभ घोष जो है गाइस देखिएगा ये जो है आपके फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इनकी और कौन कौन सी पुस्तक है यहाँ पे याद रखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लड ऑफ फायर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइस देखिएगा द शैडो लाइन जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द शैडो लाइन, द शैडो लाइन पुस्तक के लेखक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द शैडो लाइन जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको याद रखना अमिताभ घोष ने। और याद रखिएगा द शैडो लाइन्स के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और ये भी आपको याद रखना है द शैडो लाइन्स के लिए जो है गाइस देखिएगा इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साहित्य साहित्य पुरस्कार मिला है, ये मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है तो इन्हें जो है साहित्य पुरस्कार मिला है। अगर हम बात करें इन्हें साहित्य पुरस्कार कब मिला है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है 1900 जो है guys, ये देखिएगा 1989 में, ठीक है। द सैगो लाइन्स के लिए मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है 1989 में मिला है। उसके अलावा इनकी और कौन कौन सी पुस्तक है, तो द सैडो लाइन हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिवर ऑफ स्मोक हो गया गाइस, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन सी पुस्तक हो गई गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है रिवर ऑफ स्मोक हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन सी पुस्तक हो गई गाइस, रिवर ऑफ स्मोक हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है द हंग्री टाइड, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है इनकी कौन सी पुस्तक हो गई गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है द हंग्री टाइड जो है गाइस, याद रखिएगा द हंग्री टाइड जो है ये किनकी पुस्तक हो गई, तो याद रखिएगा द हंग्री टाइड जो है ये अमिताभ घोष की पुस्तक है। ये आपको ध्यान रखना है द हंग्री टाइड, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस अरविंद अलीगा की गाइस याद रखिएगा व्हाइट टाइगर जो है ये किसने लिखा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाइट टाइगर जो है गाइस याद रखिएगा ये अरविंद अलीगा की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है रोहिंटन मिस्त्री की अगर हम बात करें इनकी कौन सी पुस्तक है, तो याद रखिएगा फैमिली मैटर्स, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इनकी कौन सी पुस्तक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इनकी जो पुस्तक है गाइस, याद रखिएगा फैमिली मैटर्स जो है ये किनकी पुस्तक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फैमिली मैटर्स जो है ये जो है याद रखिएगा रोहिंटन मिस्त्री की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी यूरोप। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये एशिया है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो गाइस याद रखिएगा ये जो है आपका जो है ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये सबसे बड़ा हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा जो है ये कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन ये जो है इसके जनसंख्या के आधार पे, ठीक है। और याद रखिएगा गाइस एशिया को जो है गाइस याद रखिएगा महाद्वीपों का द्वीप कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको अगर हम बात करेंगे इसके महाद्वीपों का महाद्वीप जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, महाद्वीपों का महाद्वीप जो है ये किसे कहा जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है एशिया को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी लोक नृत्य, आपको बताना है होजागिरी लोक नृत्य जो है ये किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होजागिरी लोक नृत्य जो है ये त्रिपुरा में किया जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो त्रिपुरा की और कौन कौन से लोक नृत्य है इसमें हम बात करते हैं। तो गाइस याद रखिएगा त्रिपुरा की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है गोरिया, गोरिया नृत्य जो है ये कहाँ किए गए? तो ये आपको ध्यान रखना है गोरिया, गोरिया जो है गाइस देखिएगा ये त्रिपुरा की, आपको ध्यान रखना है गोरिया जो है ये कहाँ की गई? तो ये आपको ध्यान रखना है ये त्रिपुरा की है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो संगराई जो है ये कहाँ किए गए? तो ये आपको ध्यान रखना है संगराई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है संगराई जो है ये कहाँ किए गए? तो ये आपको ध्यान रखना है संगराई जो है ये भी त्रिपुरा की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें संगराई हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें और कौन सा नृत्य हो गया गाइस तो होजागिरी जो है ये भी आपके त्रिपुरा का है। उसके अलावा जो है दो अगर हम बात करें पंजाब की गिद्दा, गिद्दा जो है ये कहाँ का है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है गिद्दा जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है पंजाब का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भांगड़ा, भांगड़ा जो है ये कहाँ की है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है भांगड़ा हो गया, ये जो कि आपके जो है पंजाब की है, ये आपको ध्यान रखना है भांगड़ा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा आपका जो है डफ, डफ जो है ये कहाँ का है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है डफ जो है गाइस देखिएगा ये कहाँ का है? तो ये भी आपके जो है पंजाब का है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का आपका कौन कौन सा हो गया? तो याद रखिएगा आपका जो है तमाशा, तमाशा जो है ये कहाँ का हो गया गाइस? तो याद रखिएगा तमाशा जो है ये महाराष्ट्र का हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें लावनी, लावनी जो है ये कहाँ का हो गया गाइस? तो याद रखिएगा लावनी जो है गाइस याद रखिएगा ये भी महाराष्ट्र का हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें कोली, कोली जो है ये भी आपके महाराष्ट्र का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड की अगर हम बात करें गाइस तो उत्तराखंड की याद रखिएगा गढ़वाली, गढ़वाली लोक नृत्य जो है ये किस राज्य की गई? तो ये आपको ध्यान रखना है गढ़वाली, गढ़वाली जो है ये उत्तराखंड की, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो हो गया ये आपको ध्यान रखना है छोलिया, छोलिया बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, याद रखिएगा छोलिया जो है ये कहाँ का है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपके जो है उत्तराखंड का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइस याद रखिएगा आपका जो है झोरा, झोरा जो है ये कहाँ का है गाइस? तो याद रखिएगा ये भी आपके उत्तराखंड का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है होंडो का जलप्रपात, ऑप्शन बी दूधसागर जलप्रपात, ऑप्शन सी धुआंधार जलप्रपात या ऑप्शन डी चित्रकूट जलप्रपात। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। धुआंधार जलप्रपात जो है ये आपके नर्मदा नदी पर है। और अगर हम बात करें धुआंधार जलप्रपात जो है ये आपका किस राज्य में है गाइस? तो आपको ध्यान रखना है धुआंधार जलप्रपात जो है ये आपके मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है धुआंधार जलप्रपात जो है ये किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अब हम आ जाते हैं हुंडू का जलप्रपात। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हुंडू का जलप्रपात जो है ये किस राज्य में है? तो राज्य की बात करेगा इससे आपको ध्यान रखना है हुंडू का जलप्रपात जो है ये आपके झारखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर पूछा जाए ये किस नदी पर है गाइस? तो याद रखिएगा ये जो है आपके स्वर्ण रेखा नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके किस नदी पर है? तो गाइस याद रखिएगा ये जो है होंडू का जलप्रपात जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके
स्वर्णरेखा नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा जो है आपका दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात की बात करें तो ये किस राज्य में है, तो याद रखिएगा दूध सागर जलप्रपात जो है ये आपके गोवा में है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें ये जो है आपके किस नदी पर है guys, तो याद रखिएगा ये आपके मांडवी नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके किस नदी पर है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है दूध सागर जलप्रपात जो है ये आपके मांडवी नदी पर है, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, तीसरा अगर हम बात करें आपका चित्रकूट जलप्रपात, ये जो है आपके किस राज्य में है, तो याद रखिएगा चित्रकूट जलप्रपात जो है ये आपके छत्तीसगढ़ में है, ये आपको ध्यान रखना है। चित्रकूट जलप्रपात जो है याद रखिएगा ये आपके छत्तीसगढ़ में है। और अगर हम बात करें ये आपकी किस नदी पर है guys, तो याद रखिएगा ये आपकी इंद्रावती नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये आपके किस नदी पर है guys, तो याद रखिएगा ये जो है आपके इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय विकास संघ यानी कि आईडीए की स्थापना जो है ये किस वर्ष थी, तो आपके ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1949 में, या ऑप्शन डी 1945 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1960 में जो है ये अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन का जो है विकास संघ का जो है स्थापना हुआ था। और अगर हम बात करें इसका जो है गाइस, अगर हम सबसे पहले बात करें इसका जो है मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है मुख्यालय अगर की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो मुख्यालय है गाइस याद रखिएगा ये है आपका जो है वाशिंगटन जो है गाइस याद रखिएगा वाशिंगटन जो है गाइस याद रखिएगा डीसी में जो है गाइस याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में जो है इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय यानी कि आईडीए का फुल फॉर्म जो है ये क्या होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है। आईडीए का फुल फॉर्म जो होता है ये आप लिख लीजिएगा इंटरनेशनल, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो जाए तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल है, ठीक है। इंटरनेशनल आई डी का हो गया गाइस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना इंटरनेशनल डेवलपमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उसके बाद अगर हम बात करें जो कि आपका ए है, ठीक है, ए से आपका क्या हो गया एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन जो है ये आपका हो गया इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है इसका फुल फॉर्म हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी, तो आपके ऑप्शन ए प्रियदर्शिका, ऑप्शन बी कादम्बरी, ऑप्शन सी अमुक्तमाल्यद, या ऑप्शन सी डी अष्टाध्यायी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रियदर्शिका जो है राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था। अगर हम बात करें राजा हर्षवर्धन द्वारा कितनी पुस्तक लिखी गई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना राजा हर्षवर्धन द्वारा जो है गाइस देखिएगा तीन पुस्तक जो है गाइस देखिएगा तीन पुस्तक जो है ये लिखी गई थी, आपको ध्यान रखना राजा हर्षवर्धन के द्वारा कितनी पुस्तकें लिखी गई थी, तीन पुस्तकें। अगर हम बात करें वो तीन पुस्तकें कौन कौन सी है गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो कि आपके ऑप्शन में भी दिए हुए गाइस, ये आपको ध्यान रखना है प्रियदर्शिका, ठीक है। राजा हर्षवर्धन के द्वारा जो है प्रियदर्शिका लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है दूसरा जो है ये आपका कौन सा लिखा गया था, दूसरा जो है आपका रत्नावली लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा लिखा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका रत्नावली लिखा गया था। और तीसरा जो है ये आपका कौन सा लिखा गया था, तीसरा जो है ये आपका नागा, तीसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है नागानंदा जो है तीसरा जो है लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कादम्बरी, कादम्बरी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था गाइस, याद रखिएगा कादम्बरी जो है ये आपके बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अमुक्त माल्यद की अगर हम बात करें ये किसके द्वारा लिखा गया था, कृष्णदेव के, ये जो है कृष्णदेव के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये किसके द्वारा लिखा गया था अमुक्तमाल्य जो है ये कृष्णदेव के द्वारा। और अष्टाध्यायी जो है गाइस ये देखिएगा ये जो है आपके पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लेंस की क्षमता के मापन इकाई क्या है, ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी बेकुरल, ऑप्शन सी रेडियन, या ऑप्शन डी डायोप्टर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेंस की क्षमता का जो है मापन इकाई क्या है, डायोप्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो वेबर जो है ये किसकी इकाई, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है चुंबकीय फ्लक्स की जगह से देखिएगा
चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई है ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है ये देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है ये क्या होती है, तो ये देखिएगा वेबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें बेकुडल, ये जो है ये किसकी इकाई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेडियो सक्रियता की इकाई जो है ये क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेडियो सक्रियता की इकाई जो है ये आपको ध्यान रखना है। रेडियो सक्रियता की इकाई जो है ये क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेडियो सक्रियता की इकाई जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है ये क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपका बैकोडल है, ये आपको ध्यान रखना है ये है रेडियो सक्रियता की इकाई। उसके अलावा अगर हम बात करें रेडियन, रेडियन की इकाई जो है ये क्या है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है किसकी इकाई है, समतल कोण की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है समतल कोण की इकाई जो है ये क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है समतल कोण की इकाई जो है ये रेडियन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी थार एक्सप्रेस, या ऑप्शन डी विवेक एक्सप्रेस। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको ध्यान रखना है ये जो है कौन सी रेलगाड़ी जो है देश के लंबे रेल मार्ग पर चलती है, तो विवेक एक्सप्रेस। उसके अलावा अगर हम विवेक एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसके मार्ग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, तो याद रखिएगा ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें, ये जो है आपके डिब्रूगढ़ से, याद रखिएगा ये जो है आपके कहाँ से चलती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको याद रखना है, ये डिब्रूगढ़ से लेकर जो है ये कहाँ तक चलती है, तो याद रखिएगा डिब्रूगढ़ से लेकर जो है ये कन्याकुमारी तक चलती है, आपको ध्यान रखना है। डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है। अगर हम बात करें डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ जो है ये आपके कहाँ पड़ता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। डिब्रूगढ़ जो है ये आपके असम में है, ये आपको ध्यान रखना है। डिब्रूगढ़ आपके असम में है। और अगर बात करें कन्याकुमारी जो है ये आपके कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कन्याकुमारी जो है ये आपके तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है। कन्याकुमारी जो है ये आपके तमिलनाडु में है। उसके बाद याद रखिएगा ये जो विवेक एक्सप्रेस है guys, ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है कितने राज्यों से गुजरती है, तो याद रखिएगा ये 4 राज्यों से गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि विवेक एक्सप्रेस जो है ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो याद रखिएगा 4 राज्यों से गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम 4 राज्य की बात करें तो कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये तो असम से जो है ये स्टार्ट होता है, तो ये देखिएगा ये असम से गुजरती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, असम हो गया। उसके अलावा अगर जरा देखिएगा आपका जो है उड़ीसा हो गया, असम हो गया। उसके बाद जो है जरा देखिएगा आपका जो है उड़ीसा हो गया। उसके बाद जो है तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश हो गया। तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ध्यान रखना। और अगर हम चौथी की बात करें, चौथा जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको तमिलनाडु, ठीक है। तो ये टोटल 4 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो है कितना दूरी तय करती है। तो अगर हम बात करें ये दूरी जो है ये कितना तय करती है, दूरी तय करती है ये कितना, आपको ध्यान रखना है दूरी तय कितना करती है। तो ये भी आप लिख लीजिएगा। अगर दूरी तय की बात है तो याद रखिएगा 4273 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना कितना दूरी करती है, 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा के लिए, या ऑप्शन बी कोयला लोहा अब्रक तांबा इत्यादि का पाया जाना, या ऑप्शन डी खनन उद्योग या विकास तथा औद्योगिकरण के लिए, या ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण के लिए जो है ये जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह ने, या ऑप्शन डी बलबन ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो है निर्माण जो है पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। बहुत लोग फिरोज शाह कर देते हैं। तो याद रखिएगा ये जो है आपका जो है कुतुब मीनार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुतुब मीनार की बात कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका कुतुब मीनार हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि इसमें जो है टोटल कितना ये फ्लोर है इसका, तो याद रखिएगा कितना मंजिल है। तो पहला मंजिल है, उसके अलावा अगर बात करें दूसरा मंजिल है, उसके अलावा बात करें तीसरा मंजिल है। तो आपको ध्यान रखना है 1 2 3
और एक और है, ठीक है? तो टोटल जो है इसमें जो है 4 मंजिल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? टोटल जो है ये कितना मंजिल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 5 मंजिल है, ठीक है? ये आपका कुतुब मीनार हो गया। अब मैं समझाती हूँ। तो पहला जो है ये किसने बनवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है पहला बनवाया था, लेकिन ये पूर्ण नहीं करवा सका। तो याद रखिएगा इसको पूरा किसने करवाया था, तो याद रखिएगा दूसरा और जो है तीसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है ये किसने करवाया था। तो दूसरा, तीसरा और जो है ये किसने करवाया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना। ये करवाया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना किसने करवाया था, ये करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है? आपको ध्यान रखना है ये किसने करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये करवाया था इल्तुतमिश ने। और जो है गाइस याद रखिएगा फिर बाद में जो है इसका जो है मरम्मत करवाया था। इसका मरम्मत किसने करवाया था, तो मरम्मत की अगर बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम मरम्मत की बात करें तो याद रखिएगा ये कराया था फिरोज शाह ने, ठीक है? आपको ध्यान रखना है ये किसने करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था मरम्मत। ये आपको ध्यान रखना और ये जो है पहला मंजिल बनवाया था, ठीक है? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद जो है कुतुब मीनार को जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा इसे जो है यूनेस्को में जो है गाइस याद रखिएगा ये पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुतुब मीनार को यूनेस्को में जो शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा 1900 जो है 93 में जो है इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यूनेस्को में जो है इन्हें शामिल कब किया गया था कुतुब मीनार को, तो याद रखिएगा 1993 में इसे शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो आपके ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली में, ऑप्शन सी केंद्रक में, ऑप्शन सी राइबोसोम में या ऑप्शन डी गोल्जी बॉय में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो है आपका केंद्रक में है। अगर हम बात करें डीएनए में जो है ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है लिख लीजिएगा गाइस। अगर हम बात करें डीएनए में जो है 3 अंगक जो है शामिल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए में जो है ये कितने अंगक शामिल होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए में जो है गाइस याद रखिएगा 3 अंगक जो है गाइस याद रखिएगा डीएनए में 3 अंगक जो है गाइस याद रखिएगा शामिल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? डीएनए में जो है ये कितने अंगक शामिल होते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 3 अंगक शामिल होते हैं। तो अगर हम बात करें कौन कौन सा 3 अंगक है, तो पहला आपको याद रखना है कौन सा है, तो पहला है गाइस आपको याद रखना है ये है आपका केंद्रक, ठीक है? आपको ध्यान रखना है पहला जो है ये आपका केंद्रक है, आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद जो है अगर हम बात करें तीसरा, तीसरा जो है ये आपका कौन सा है, इससे आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका कौन सा है, इससे आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो 3 अंग शामिल होते हैं जो कि मैं बता दी हूँ, ये 3 केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से आइजोल किसकी राजधानी है। तो आपको बताना है कि आइजोल जो है ये किसकी राजधानी है। तो आपके ऑप्शन है त्रिपुरा की, ऑप्शन बी मणिपुर की, ऑप्शन सी मिजोरम की, ऑप्शन डी नागालैंड की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस याद रखिएगा मिजोरम की राजधानी जो है ये आइजोल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर राजधानी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, याद रखिएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा की राजधानी है जो कि बहुत बार पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा अगरतला। अगरतला जो है याद रखिएगा अगरतला जो है ये त्रिपुरा की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें मणिपुर की राजधानी जो है ये कहाँ है, तो याद रखिएगा मणिपुर की राजधानी जो है ये इम्फाल है, ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और नागालैंड की राजधानी जो है ये कोहिमा है, ये आपको ध्यान रखना है। नागालैंड की राजधानी जो है ये कोहिमा है, ये आपको ध्यान रखना। और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो आपके ऑप्शन है सुक्रोज का, ऑप्शन बी वसा अम्ल का, ऑप्शन सी ग्लूकोज का, या ऑप्शन डी एमिनो अम्ल का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ग्लूकोज का करती है। गाइस याद रखिएगा ग्लूकोज का उपयोग जो है ये आपको ध्यान रखना है कोशिका के लिए जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ग्लूकोज जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है आप लिख लीजिएगा ग्लूकोज जो है गाइस याद रखिएगा ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा का जो है गाइस याद रखिएगा ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये कौन सा होता है, तो याद रखिएगा ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका ग्लूकोज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है
ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपका जो आरपीएफ का जो सेट था, सेट 2 था, ये आपका यहीं कंप्लीट होता है। आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड सेकंड चीज़, प्लीज़ गाइस आपको ये वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल रहा आपके लिए, तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। धन्यवाद।